बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इन सब सारे जितने भी इस टाइप के टॉपिक थे, कार्बोकेटाइन के ऊपर होने वाला असर, उन सब चीजों की वजह से, या एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, इस तरह के सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अपना टॉपिक आता है बच्चे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। यहां पर जब हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो अपने पास सबसे पहला जो शुरुआत होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन। नाम से समझ में आता है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब एक चीज दूसरे को रिप्लेस कर देगी, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर होता है क्या, मेनली रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। रेडिकल्स पता है, हमने कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन पढ़ते हैं, उसी में रेडिकल भी पढ़ा था। जब होमोलिटिक फिजन हो रही थी तो होमोलिटिक फिजन में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स लेके दोनों एटम्स चले जा रहे थे, और जब दोनों के पास एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन था तो जो फॉर्म हुआ उसको हम क्या कह रहे थे कि रेडिकल फॉर्म हो गया। यहां पर हमारे पास है बच्चा RCH3 प्लस X2। R किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपल एक एल्काइल ग्रुप को। X2 रिप्रेजेंट करता है किसी हेलोजन को। यहां पर HNu की प्रेजेंस में, HNu क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में, या 520 से 670 केल्विन के बीच में अगर हम हीट करते हैं तो जो क्लोरीन होता है वो रेडिकल में ब्रेक कर जाता है। और RCH2 अब होगा क्या, वो जो रेडिकल है वो बहुत अनस्टेबल रहने वाला है। जो मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन है उसके साथ वो हेलोजन आके रिएक्ट करेगा। अगर ये यहां से HX बना के निकलेंगे तो ये आके कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन को जिसने रिप्लेस किया उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है, जो हमारे पास कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन को जिसने रिप्लेस किया उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट, और जो फॉर्म हुआ वो है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सिंपल फंडा है बच्चे, सीधी सी चीज है। इसी में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो अभी हमने डिस्कस किया वो यही था कि क्लोरीन की प्रेजेंस में अगर मैं मीथेन को रिएक्ट करा रहा हूं तो क्या होगा, HCl लिबरेट कर जाएगा। HCl क्यों लिबरेट करेगा, क्योंकि जो एक क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl निकलेगा, और CH3Cl जो उस हाइड्रोजन की जगह दूसरा क्लोरीन जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह लग जाएगा। सीधी कहानी है ना। यही इसका मैकेनिज्म में दिखाया हुआ है कि यहां से जो क्लोरीन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये जो हाइड्रोजन है दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। सीधी चीज है, सिंपल चीज है बच्चे ये। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, बेसिकली जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है तो वो क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसके पास खुद का पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, जैसे कोई कार्बोकेटाइन हो गया। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला है या फिर कोई कार्बोकेटाइन है तो बीइंग पॉजिटिव इन नेचर इट विल गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो जाके उस पर अटैक करेगा। अब जैसे यहाँ पे बेंजीन है, हमने RCH2X की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया। अब इस चीज पे ध्यान देना, ये RCH2X जो है, X हेलोजन है, ये कार्बन लंबी चेन होगी कोई एल्काइल ग्रुप की, और यहाँ एक कार्बन जिसके साथ दो हाइड्रोजन। ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड होगा कार्बन और इसके हेलोजन के बीच में। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। कैसा, हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन होगी, हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक के अंदर क्या रहेगा, अपना जो बॉन्ड है वो कैसे डिसोसिएट होगा, जो हेलोजन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके, और जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा, तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये बेंजीन जिसके पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे जाके अटैक करेगा, है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। और जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस लविंग है क्योंकि खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो बेंजीन है इसके ऊपर बेंजीन ने क्या किया बच्चा, बेंजीन के ऊपर CH2R ने जाके अटैक किया, वो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना था बेसिकली, और जो हाइड्रोजन लिबरेट हुआ वो किसके साथ जाएगा फिर, X के साथ, हेलोजन के साथ। डन है। इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाय नेम रिएक्शंस में बच्चे लिस्ट बनाते चलेंगे, क्योंकि आज ही हम हाइड्रोकार्बन भी शुरू करेंगे साथ में, तो उसमें बाय नेम रिएक्शंस और कन्वर्जन्स आती जाएंगी। जहां जहां पे ऐसे बाय नेम लिखा हुआ है वो साथ के साथ लिस्ट बनाते चलो। तो ये फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में पहले इसका लॉजिक समझना। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये सिर्फ +1 में नहीं है, ये 12th के अंदर भी सेम बाय नेम रिएक्शन फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आएगी। एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो फिडल क्राफ्ट के लिए पहली मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 इसके प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा।
तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जिस टाइम पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम डालते हैं साथ में, तो पहला उसका काम क्या होता है, वो डिसोसिएट करा देता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में, और जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट होगा वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, या साथ में जो भी डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जो भी डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, उसके उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है। इसीलिए एल्काइल ग्रुप की एडिशन है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एल्काइलेशन, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्लियर है ये? डन है। तो जैसे यहां पे हमारे पास क्या हुआ था, ये बेंजीन है जिसपे हाइड्रोजन है C6H6 से, अपने को पता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, H पॉजिटिव में डिसोसिएट किया, H पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ, और ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी। डन है। फिर आता है अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली हमारे पास SN1 और SN2 दो तरीके से होते हैं। S रिप्रेजेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन, N रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियोफिलिक। अब ये दो तरीके से कैसे हैं, एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इनको बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर के अंदर। वहां पर हम SN1 और SN2 का मैकेनिज्म और बहुत डेप्थ में जाते हैं। अभी मैं छोटे के अंदर बताऊं तो ये होता है बच्चे, SN1 और SN2 जब हम पढ़ते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कुछ बात होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहता है कि कितने रिएक्टेंट्स के ऊपर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो यूनिमॉलिक्यूलर में सिंपल एक की कंसेंट्रेशन, किसी एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। बायोमॉलिक्यूलर के अंदर हमारे पास किसी दो रिएक्टेंट्स के ऊपर, दो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन पे वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, इसलिए बायोमॉलिक्यूलर हो जाता है। SN2 और SN1 दो अलग अलग तरीके से होते हैं, एक की अलग स्टेप होती है, एक की अलग स्टेप्स होती है, तो उसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन है जहां पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। क्लियर है? तो एक और चीज याद करेंगे, अगर एक्वस KOH की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन होती है, लेकिन अगर मैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा तो हमेशा एलिमिनेशन होगी। अब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का फर्क क्या है? अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो एक एटम के हटने की वजह से दूसरा एटम उसकी जगह लग रहा है, रिप्लेस कर रहा है। एलिमिनेशन में क्या होता है कि वहां से एटम हट ही गए हैं, उनके बदले कुछ लगेगा नहीं, उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन उसकी जगह पे कुछ आके उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है, सो एलिमिनेशन हो जाएगी। तो क्या याद रखना बच्चे, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन और एक्वस KOH की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन होगा। डन है ये? क्लियर है बच्चा? ये याद रखना है, लिख भी लेना है। अब जैसे हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, देखो RX है, ठीक है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कैसे, X रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को, R अपने पास हो गया एल्काइल ग्रुप। तो हेलो एल्केन जब एक्वस KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ROH प्लस KX बन गया। अब ROH कैसे बना, जो हमारे पास यहां पर X था उसको OH ने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सीधा सीधा एक्वस KOH की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ कि नहीं? समझ में आई ये बात? पक्का? हमने क्या किया, यहां पर जो हेलोजन है उसको OH ने रिप्लेस कर दिया। और ये इसकी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो होता क्या है, पहले R पॉजिटिव और X नेगेटिव, हेटेरोलिटिक फिजन, ऐसे ही K डेल्टा पॉजिटिव और OH नेगेटिव था, तो जो OH नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर ROH बना लेगा और K वाला X के साथ हमारे पास रिएक्ट कर जाएगा। सॉर्टेड है? कोई दिक्कत किसी को? इसी के ये हमारे पास ROH और KX हो गया। फिर आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन में हमारे पास क्या रहेगा, द रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेशन के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल्कोहलिक KOH, है ना। तो अगर हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर जो हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन लगा हुआ है, ये दोनों यहां से हट जाएंगे, HBr की फॉर्मेशन हो जाएगी और इनके इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन के बीच में शेयर होके अनसैचुरेटेड बॉन्ड बना देंगे, दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे फॉर्म हो जाएगा। किसी को बच्चे दिक्कत इसमें? ये समझ में आया? तो एलिमिनेशन के अंदर हमारे पास HBr सेपरेट आउट हो गया और इन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक बात? Elimination reaction is given by those compound which have nucleophile as a living
कौन से देंगे? जहां पर न्यूक्लियोफाइल एक लिविंग ग्रुप होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? न्यूक्लियोफाइल बेसिकली 99% ऑफ द टाइम कौन सा रहेगा बच्चा? जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है। क्योंकि अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है तो वो क्या करेगा? बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी क्रिएट करेगा। अब बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी क्रिएट करेगा तो हर बार हेटेरोलिटिक फिजन होगी बॉन्ड की, दोनों ही इलेक्ट्रॉन वो खुद लेके चला जाएगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर खुद लेके चला गया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आ गया तो न्यूक्लियोफाइल बन गया कि नहीं? खुद नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वही न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप है जो वहां से बॉन्ड को लेकर चला जा रहा है, लिविंग ग्रुप है वहां पे। अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा उतना आसानी से एलिमिनेशन वो कराएगा, क्योंकि वो वहां से खुद ही बॉन्ड तोड़ के जाने को तैयार था। अब उसी के इन्फ्लुएंस में साथ वाला हाइड्रोजन जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अपना सेपरेट एक बॉन्ड बना लेंगे। पता चला ये वाला? क्लियर है? तो हमारे पास यहां पर जो रिएक्शन जैसे X नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR, N2 पॉजिटिव, N3, N पॉजिटिव, RR, S पॉजिटिव, R, ये हमारे पास क्या है बच्चे? न्यूक्लियोफाइल्स। In these reactions there is a loss of sigma bond and gain of one pi bond. Consequently, the product of such reactions is usually less stable than the reactors. क्योंकि reactors के अंदर सारे सिग्मा थे, अगर सिग्मा दो सिग्मा हटके एक पाई लग रहा है तो ओवरऑल उसकी जो स्टेबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई है। समझ में आई ये बात? क्योंकि दो दो सिग्मा बॉन्ड हट रहे हैं और एक पाई उनको कॉम्पनसेट कर रहा है सिर्फ। फिर आता है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन और 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो अल्फा एलिमिनेशन में क्या है? इन दीज रिएक्शंस द लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स अकर फ्रॉम द सेम एटम ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दैट इज बेस कैटलाइज्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इस शब्द पे ध्यान देना। डीहाइड्रो, डी का मतलब होता है वहां से रिमूवल, हाइड्रो हेलो मतलब हाइड्रोजन भी हटेगा और हेलोजन भी हटेगा, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गई है। जैसे हमारे पास यहां क्या है? ऑफ क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म डाइक्लोरोकार्बीन। अब कार्बीन्स क्या होते हैं? कार्बीन्स क्या होते हैं बच्चे? जिस टाइम पे कार्बन के पास एक लोन पेयर रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कि वो कार्बीन की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे यहां देखो क्लोरोफॉर्म, पता है अपने को क्या होता है? क्लोरोफॉर्म क्या है? CCl3H, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं एक ही कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हमारे पास क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म अगर एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएगा, एल्कोहलिक KOH है तो हमारे पास क्या कराएगा? ये एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कराएगा तो यहां से जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहां से हट जाएगी और एक हाइड्रोजन हट जाएगा। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन या 1-1 एलिमिनेशन। सेम कार्बन पर से दोनों एटम्स हट गए हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके HCl बनाएंगे और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा रह जाएगा, तो ये हमारे पास डाइक्लोरोकार्बीन की फॉर्मेशन हो गई है। दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, और कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो मतलब डबल बॉन्ड कह रहा हूं, कार्बन के ऊपर लोन पेयर है तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बीन। हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन क्यों हटेंगे? फिर हाइड्रोजन कैसे जाएगा? हमारे पास यही होगा ना, एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो किसी न्यूक्लियस को ही अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो यहां पे हमारे पास ये क्लियर है बच्चे कि हमारे पास एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन एक ही कार्बन एटम पे से हटे हैं, तो ये हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन बन गया। डन है बच्चे? और कार्बीन का भी लॉजिक समझ में आ गया। अगर हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन हटे हैं यहां से तो H पॉजिटिव एक बार निकला, यहां से फिर एक बार क्लोरीन निकला, तो कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर रह गया है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कार्बीन। डन। फिर आता है हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा, द लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप अकर्स फ्रॉम द एडजेसेंट पोजीशंस अल्फा एंड बीटा ऑफ द सब्सटेंस। जैसे यहां पर अपने पास क्या बचे? एक के पास से ब्रोमीन निकलेगा, एक के पास से हाइड्रोजन निकलेगा। जहां से जिस कार्बन के पास से ब्रोमीन निकला उसके नेबरिंग कार्बन के पास से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो कहलाएगा कि क्या रहेगा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सीधी सी बात है, अगर एलिमिनेशन करानी है तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस पे रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास होगा क्या? यहां से ब्रोमीन, यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सॉर्टेड है, सिंपल है ये। ऐसे ही अगर हमारे पास यहां ध्यान से देखो OH लगा हुआ है, तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है ये अल्फा और इसके साथ वाला हाइड्रोजन बीटा, तो एक हाइड्रोजन रिलीज कर देगा बीटा वाला,
ऑक्सीजन OH रिलीज कर देगा अल्फा वाला, दोनों हटेंगे, बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इथीन की फॉर्मेशन हो गई है अपने पास। क्लियर है बच्चे ये? ठीक है, डन। फिर हमारे पास आता है गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन में है द लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स अकर फ्रॉम 3 बॉन्ड्स अवे नेक्स्ट टू एडजेसेंट। अब यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, ध्यान दो सर। तो हमारे पास क्या है, एक कार्बन यहां पर है, फिर दूसरा और फिर तीसरा, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले में एक जो इसका एडजेसेंट है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर से और इस कार्बन पर से हटेंगे, तो हम क्या कहेंगे, गामा एलिमिनेशन। हटेंगे क्या, बेसिकली जो एटम एलिमिनेट होना है। तो अगर यहां से और यहां से हटेगा, ऊपर अल्फा और बीटा के पास से हट रहे थे तो उनके बीच में क्या था, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इस केस में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता इन और इनके बीच में, तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसकी वजह से यहां रिंग फॉर्म हो जाती है। क्लियर है? इसकी वजह से ये जो ओपन चेन थी ये रिंग की फॉर्मेशन करा लेती है। समझ में आई है? जैसे हमने जिंक डस्ट की प्रेजेंस में गामा एलिमिनेशन कराया है, तो ये जो हमारे पास 2 कार्बन थे इनके बीच में रिंग फॉर्म हो गया। गामा एलिमिनेशन रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग। समझ में आई ये बात? अल्फा और गामा इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया उसकी वजह से रिंग की फॉर्मेशन हो गई है। क्लियर है? ये गामा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। फिर आता है हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में क्या है बच्चे, देखो जैसे आइसोमर्स बना रहे होते हैं, सिंपल कहानी है। अपने पास एक लॉन्ग चेन थी, AlCl3 की प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, CH3 जो लॉन्ग चेन में था वो एल्काइल की तरह आके जुड़ गया, उसके साथ आइसोमर फॉर्म हो गया। ऐसे ही हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड था, तो ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो जो डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच में था वो दूसरे से और तीसरे के बीच में शिफ्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली अपने पास ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया। डन है। फिर आता है बच्चा कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन में क्या रहेगा, इन दीज रिएक्शन टू डिफरेंट और सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबाइन विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल्स टू गिव प्रोडक्ट। ये है CH3COOH प्लस CH3CHO। एक क्या है बच्चा, 2 एल्डिहाइड्स हैं हमारे पास, दोनों एल्डिहाइड एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट अगर करेंगे तो क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। जब रिएक्ट करेंगे तो देखो टोटल कार्बन गिनना, कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4। तो इनकी जब एडिशन होगी, बेसिकली कंडेंसेशन का मतलब क्या, वो कंडेंस हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। 1 2 3 4 सारा सेम है, लेकिन फर्क क्या हुआ कि जो एक एल्डिहाइड वाला पार्ट था वो वाला एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल की फॉर्मेशन हो गई। ये समझ में आया? कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल्स वो सेम हो या डिफरेंट हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब अगर जो दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर जो हाइड्रोजन है ये उठ के इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड हटेगा यहां से, और ये कार्बन डायरेक्टली अपने इस वाले कार्बन की चेन के साथ अटैच हो जाएगा। इसमें नोटिस करना जरा, अपने पास CH2CHO CH3CHO, एक हाइड्रोजन यहां से हटा है, और हमारे पास जो CH3C डबल बॉन्ड हो, इस वाले पे ध्यान दो, वो जो हाइड्रोजन हटा था यहां वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होके इधर चला गया, ये डबल बॉन्ड हटा और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। समझ में आई है? ठीक है ना? 2020 तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चा, कंडेंसेशन रिएक्शन। किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चे हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे बने। तो अब यहां पर देखो, इस टाइम पे भी हमारे पास क्या भी है, जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल की फॉर्मेशन हुई है, अगर उसे हम हीट करेंगे, अगर हम हीट करेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर, H3O पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एसिडिक मीडियम है, उसके अंदर जब हम हीट करेंगे तो अपने पास यहां पर वाटर रिलीज कर देगा। ये वाटर रिलीज करेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। समझ में आई? ये हुआ क्या, यहां से अपने पास अगर हमने इसको एसिडिक मीडियम में हीट किया, देखो यहां से एक OH हटा, इधर से एक हाइड्रोजन हटा, H2O लिबरेट हुआ, इनके बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा कंडेंसेशन का, उसके अंदर क्या रहेगा, मेन वाटर रिलीज हो जाएगा वहां से। समझ में आई है? पहले क्या हुआ, दोनों जो एल्डिहाइड ग्रुप्स थे, जो हमारे पास इथेनॉल थे, उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, एक एल्डिहाइड ग्रुप क्या बना, एल्कोहलिक में कन्वर्ट हुआ, कंडेंस फॉर्म बनी, कंडेंस फॉर्म को हमने एसिडिक मीडियम में जब हीट किया तो वाटर एलिमिनेट हुआ, वो OH और एक हाइड्रोजन नेबरिंग कार्बन से, तो इनकी ब्यूट-2-एनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। डन है, सिंपल है ये कंडेंसेशन भी। फिर आता है हमारे पास बच्चे आइसोमेरिज्म रिएक्शन। आइसोमेरिज्म में क्या रहेगा, द रिएक्शन इन विच
involves the interconversion of isomers wherein the molecule formula and the carbon skeleton of the reactant and products always remain same are called isomerism reaction। मतलब कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ सिस और ट्रांस हो जाएगा। सिस और ट्रांस अपने को ऑलरेडी पता है। हमारे पास जैसे यहाँ पे ट्रांस ब्यूटूइन है, यहाँ पर CH3 और CH3 क्या है, डायगोनल लगे हुए। अगर इनको हम लाइट की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो ये क्या करेंगे, ये सिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल रिएक्शन है बच्चा, ठीक है। हमारे पास क्या था, पहले ये ट्रांस ब्यूटूइन था, अब ये सिस ब्यूटूइन की फॉर्मेशन हो जाती है। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बच्चे, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्पीशी। ये सब जो हैं ये किस बेसिस पे हैं, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे मेनली किस बेसिस पे रहेंगे अपने, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एटम के पास कितनी ज्यादा है। अगर मैं किसी की भी बात करूं, सबसे पहला जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास ये वाला, CH3 नेगेटिव, CH2Cl, CH2, CHCl2 और CCl3, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये भाई सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीशी कौन सी रहेगी। अब सब में हर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो स्पीशी रहेगी जिसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। अगर चार्ज कभी भी एक जगह पे अक्यूमुलेटेड है, कंसंट्रेटेड है, तो उतना ही वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। तो यहां पर एक भी क्लोरीन नहीं है, यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ तीन क्लोरीन है। अब क्लोरीन को मैं क्यों देख रहा हूं, क्योंकि क्लोरीन के पास एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की, दैट इज टू गिव माइनस आई इफेक्ट, है ना, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट देगा। तो अगर माइनस आई इफेक्ट देगा तो ये सेंट्रल एटम दैट इज कार्बन, उसके पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बन के पास नेट नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आई है। तो कभी भी अगर कार्बोएनाइन की बात कर रहा हूं या कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, अगर उसके साथ माइनस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप्स जितने ज्यादा लगेंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन है, और कार्बोकेटाइन के केस में अगर वहां पर कोई माइनस आई वाला लग गया तो उल्टा उसके तो पॉजिटिव को ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, तो अनस्टेबल ज्यादा करेंगे, स्टेबिलिटी घटाएंगे। ये कह सकते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स लगेंगे, तो देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ही एलिमेंट ज्यादातर क्या देंगे, माइनस आई इफेक्ट देंगे, वो तो ऑब्वियस हो गया। लेकिन मेन स्टोरी क्या है कि हमेशा ये फिक्स नहीं है ना कि सिर्फ माइनस आई स्टेबल करेगा। माइनस आई स्टेबल करेगा नेगेटिव चार्ज वालों को, और प्लस आई स्टेबल करेगा पॉजिटिव चार्ज वालों को। सीधी बात है ये, है ना, सिंपल है ये अंश, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला पूरा पार्ट जो है बच्चा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये खत्म हो जाता है। और इसके बाद अपने पास ये कन्वर्जन्स हैं, बाय नेम रिएक्शंस हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें सब करने हैं। लेकिन एक काम करेंगे, ये हम पहले हाइड्रोकार्बन्स करेंगे और उसके बाद वापस इस टॉपिक के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। देखो बच्चे अपने पास है हाइड्रोकार्बन्स। देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हमने नाम से समझ में आता है और हमने 10th क्लास के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो इसका पढ़ा ही था। कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, उन्हीं को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, डिग्री। इसके बारे में हमने ऑलरेडी आईयूपैक के टाइम पे भी डिस्कस किया था, या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हुए भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री क्या होते हैं। 1 डिग्री कौन सा था बच्चा, जब एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री है। कोई कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है 2 डिग्री है। कोई कार्बन ऐसा होगा जो 3 के साथ बॉन्डेड होगा तो 3 डिग्री या टर्शियरी कहेंगे। और एक कार्बन जिसके चारों ही बॉन्ड अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्डेड होंगे तो उसे 4 डिग्री या क्वाटरनरी कहते हैं। पता है ये सारा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अपने को पता है। अब हमारे पास इसी के अंदर जो हाइड्रोकार्बन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला पार्ट हमने उसके अंदर भी पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एलिफैटिक, एरोमेटिक, हकल्स रूल, ये सब हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कर चुके हैं। अब अपने पास हाइड्रोकार्बन्स में सीधा शुरू होता है बच्चा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन बन रहे थे या इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रेडिकल फॉर्मेशन, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो साथ ही साथ जैसे जैसे रिएक्शंस करेंगे और इसके अंदर बहुत सारे बाय नेम रिएक्शंस आएंगे, हर बच्चा लिखता चलेगा, उसे मेमोराइज करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, सबसे पहला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। हम क्या करा रहे हैं बच्चे, यहाँ पे एल्केन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
तो अगर एल्कीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड क्या होगा, जिसके अंदर यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर हम कोई हाइड्रोजन ले आते हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को प्रोसीड कराएं, किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक करे और इनके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए आके ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हटके, तो ये इथीन से इथेन बन जाएगा। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। ये जो हम कर रहे हैं हाइड्रोजिनेशन, क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी, पीडी और एनआई, प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में हम इन्हें रिएक्ट करा रहे हैं। क्लियर बात है ये? ठीक है, ये हेवी मेटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके प्रेजेंस में अपने पास ये रिएजेंट की तरह काम करेंगे, इनके सरफेस पे दोनों एब्जॉर्ब होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हटेगा, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है और ये इथेन की फॉर्मेशन हो गई है सीधा सीधा। क्लियर बात है बच्चा? तो हाइड्रोजिनेशन सिंपल है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करा देंगे तो सैचुरेशन उसकी ब्रेक करके सीधा सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। डन। ऐसे ही प्रोपाइन है, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, सेम हाइड्रोजिनेशन कराई, तो पहले क्या होगा हाइड्रोजिनेशन के अंदर, यहां पर ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन नहीं है, पहले क्या होगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूटेगा और एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूटेगा और एक एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड किए हुए हैं। क्लियर है? तो ये अपने पास प्रोपेन की फॉर्मेशन करा देगा। सिंपल बात है बच्चा, ठीक है, डन। अब इसमें होता क्या है देखना, if unsaturated compounds are reduced by using nickel as a catalyst at a temperature of 200 to 300 degrees Celsius, this reaction is called Septier-Sandrins reaction. सीधा सीधा बाय नेम रिएक्शन क्या है ये, निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर और एल्कीन से या एल्काइन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होगी, तो उस रिएक्शन को हम सेप्टियर-सेंड्रिन रिएक्शन कहते हैं। डन है? ठीक है, ये लाइन है बच्चा सिंपल सी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो निकल के प्रेजेंस में, तो अनसैचुरेटेड से वो सैचुरेटेड बन जाएगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगी उसकी और उस रिएक्शन का हमारा सीधा से ये बायनेम रिएक्शन में नाम डल जाता है। ठीक है, याद रखना ये बायनेम रिएक्शन की लिस्ट में डाल देना इसे। ठीक, फिर आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड समझ में आता है जिस टाइम पे कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है, तो एल्काइल हैलाइड से मुझे अगर एल्केन्स की फॉर्मेशन करानी है तो हमें क्या कराना, उसके रिडक्शन। रिडक्शन क्या था याद है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हमने रिडॉक्स रिएक्शन में भी बहुत डिटेल में पढ़ा है, 10th क्लास में भी थोड़ा सा हमने पढ़ा ही था अच्छे से कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रिडक्शन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम रिमूव करेंगे तो हम क्या कहते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन, उसकी रिडक्शन हो गई है। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को निकालते हैं, हाइड्रोजन को निकालते थे, तो उसकी हम क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन हो रही है, ये पता है। तो रिडक्शन क्या था, रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन निकालते थे, उसकी जगह कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकलेगा तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, है ना, यही होता था। तो इसके अंदर अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड्स में से मैं हेलोजन को रिमूव करा दूं, अगर एल्काइल हैलाइड्स में से मैं हेलोजन को रिमूव कर दूं, तो रिमूवल ऑफ हेलोजन का मतलब वहां पर क्या हो गया, हमारे पास रिडक्शन हो गई है। ऑल द एल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ देना। फ्लोरीन बहुत अलग तरीके से बिहेव करेगा क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जरूर है बट उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर टोटली डिफरेंट रहता है बाकी हेलोजन से। तो व्हेन ट्रीटेड विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl दे गेट रिड्यूस्ड टू एल्केन्स। ठीक है, क्लोरोमीथेन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, जिंक एंड H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहां से आया, डाइल्यूट HCl के पास से। ठीक है, तो इसमें मीथेन की फॉर्मेशन हो गई, HCl लिबरेट हो गया। तो सीधा सीधा क्लोरोमीथेन से हमने क्या करा है, जो क्लोरीन है डी क्लोरीनेशन हो गई है या डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का रिमूवल है, वहां से रिडक्शन करा रहे हैं हम हेलो एल्केन्स को। क्लियर है बच्चा? अब इसमें एक और चीज ध्यान देना, यहां पर जिंक और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा क्लोरोमीथेन में, लेकिन आइडोमीथेन अगर हमारे पास मतलब जैसे इथाइल आयोडाइड है या आइडोइथेन है,
इसको अगर मैं जिंक के साथ HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊंगा तो ये नहीं करता है। एक्चुअल में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और आयोडीन ये दोनों अलग तरीके से बिहेव करते हैं। क्यों? फ्लोरीन का एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, आयोडीन का एक्सट्रीमली बड़ा साइज। तो ब्रोमीन और क्लोरीन सेम सेम कंडीशंस में रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन के लिए थोड़ी डिफरेंट अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। उसी डिफरेंट अरेंजमेंट का एक पार्ट है यहाँ पे रेड फास्फोरस। तो आयोडीन को अगर हमें आयोडीन को हटाना है वहां से, तो हमें यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, पहले हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो इथेन की फॉर्मेशन होगी और I2 लिबरेट होगा। क्लियर है ये? ठीक है, ये याद रखेंगे कि हमारे पास इथाइल आयोडाइड है, अगर मुझे इसकी रिडक्शन करानी है तो HI के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो इथेन की फॉर्मेशन हुई और आयोडीन लिबरेट हो गई। डन है? फिर आता है बच्चा वुड्स रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ एग्जामिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सबसे ज्यादा बार आता हुआ टॉपिक दिखेगा, ये बाय नेम रिएक्शंस में डलता ही डलता है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है बच्चे? व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, when an alkyl halide is treated with sodium metal in the presence of dry ether, it results in the formation of alkane having double the number of carbon and that are present in the parent halide. This reaction is called Woods reaction. ये by name में directly पूछा जाएगा कि what do you mean by Woods reaction? बोला क्या गया है, किसी अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमने रिएक्ट कराया, तो उस रिएक्शन में जो हेलोजन हेलोजन तो हट गए, वो एल्काइल आपस में जुड़ जाएंगे, तो जितने कार्बन की पहले चेन थी उससे डबल कार्बन की चेन वाला प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहां देखो, यहां क्या है हमारे पास, ब्रोमोइथेन, अपने पास क्या है, ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन में कितने कार्बन है? 2। तो ब्रोमोइथेन को जब हमने सोडियम के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एक ब्रोमोइथेन एक और ब्रोमोइथेन सोडियम के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो NaBr निकल जाएगा और मिथ इथ प्रोप्यूट 4 कार्बन की चेन हमें सीधा सा मिल जाएगी, N ब्यूटेन। पता चला है ये? क्लियर है? हमारे पास ये क्या होता है, वुड्स रिएक्शन। कंडीशंस क्या है याद रखना फिर से, वी हैव टू रिएक्ट द एल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो भी रिएक्टेंट्स थे, जितना एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट की कार्बन चेन थी उसके डबल वाली चेन हमें एज अ रिजल्ट मिलेगी। क्लियर है? तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि हम मीथेन कभी नहीं बना सकते इससे, क्योंकि मैं अगर हेलोमीथेन को रिएक्ट कराऊंगा तो इथेन की फॉर्मेशन होगी, अकेला एक मीथेन वाला कभी फॉर्मेशन वुड्स रिएक्शन से नहीं हो पाएगी। डन है ये? क्लियर बात है बच्चे? ये किसी को दिक्कत तो नहीं है? If different alkyl halides are used, the product is non-separable mixture of alkanes. So this method is more suitable for synthesis of symmetrical alkenes. That is, alkanes having even number of carbon atoms. तो अगर डिफरेंट को हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, कुछ ऐसा मिक्सचर बनेगा जिसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम अलग अलग वालों के लिए, अनसिमेट्रिकल वालों के लिए वुड्स रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है बच्चा? वुड्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास जैसे CH3X Na C2H5X, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या यूज किया है, एक तो क्लोरोमीथेन एक क्लोरोइथेन, मतलब मान लो क्लोरीन होता, हेलोमीथेन और हेलोइथेन को हमने सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट कराया तो NaX निकल जाएगा, वो क्लियर है। फॉर्मेशन क्या होगी, एक CH3 खुद से रिएक्ट करके जो इथेन बनाएगा, है ना, उसका डबल बना, एक C2H5 दो कार्बन ऐड होके ब्यूटेन बनाएगा, है ना, एक ये बन जाएगा हमारे पास जो ब्यूटेन की फॉर्मेशन होगी, और एक क्या बनेगा हमारे पास, जो इथेन और मीथेन आपस में जुड़ के 3 कार्बन की चेन बनाएंगे। क्लियर है ये समझ में आया हुआ क्या? बच्चे देखो ध्यान से देखना, इसके अंदर जो अपने पास CH3X है, एक नॉर्मल वुड्स रिएक्शन में CH3X से रिएक्ट करके XX लिबरेट हुआ, सेपरेट आउट हुआ, NaBr NaX निकल के जो भी निकला, तो हमारे पास CH3 जुड़ के 2 कार्बन से इथेन की फॉर्मेशन करा रहे थे, यही था ना, मिथ जुड़ के इथ की फॉर्मेशन हो रही थी। अब यहाँ पे
मीथेन को इथेन के साथ रिएक्ट करवाना है तो क्या होगा, दो ऑप्शंस है। पहला, मीथेन और मीथेन की कंडेंसेशन हो, खुद आपस में जुड़े, तो ये बना इथेन, इथेन इथेन दो जुड़ के ब्यूटेन बनाएंगे, और मीथेन और इथेन जुड़ के प्रोपेन बनाएंगे। ये अलग अलग केसेस है या फिर ये एक ही के अंदर तीनों फॉर्म होते हैं, और इसीलिए इसको अलग अलग तरीके के लिए, नॉन सिमेट्रिकल वालों के लिए हम प्रेफर नहीं करते हैं। क्लियर है? क्योंकि उसमें गड़बड़ क्या रहेगी कि ये तीनों सेम फैमिली हैं, तीनों एल्केन से बिलोंग कर रहे हैं, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। तो प्रोडक्ट बन भी गया तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आई है? तो इसीलिए है, इफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड द प्रोडक्ट इज नॉन सेपरेबल मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, सो दिस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स ओनली। क्लियर है? ये मीथेन को हम इससे प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब आता है बच्चे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर से लिखो, थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वुड्स रिएक्शन लिख लिया था साथ में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसकी प्रेजेंस में बहुत सारे रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। अब देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली है क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसी चीज है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का चार्ज आ जाता है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो दोनों तरह के चार्ज के होने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी रहेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या? इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड with magnesium in the presence of dry ether. When Grignard reagent is treated with protonic compounds such as water, acid, alcohols, amines. Protonic समझते हो, जिसमें से जहां पर भी हाइड्रोजन है जो लिबरेट कर सकता हो। The MgX group, इसको ध्यान से समझना, the MgX group is replaced by hydrogen and alkanes are obtained. है क्या? आप देखो जरा, CH3MgI, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको लिखेंगे कैसे? RMgX। इसको ऐसे लिखो बच्चा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हम लिखेंगे उसको लिखो RMgX। R एल्काइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम, और X क्या हो गया हमारे पास? जो हेलोजन लगा होगा। ठीक है, तो अपने इस वाले केस के अंदर जो अभी हमने एग्जांपल, हेलोजन, R एल्काइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम और X हमारे पास हेलोजन होगा। जैसे इस केस के अंदर ये CH3R है ना, CH3 हमारे पास R आ गया, Mg है ही मैग्नीशियम, और X की जगह पे हमारे पास आयोडीन लग गया। तो अभी हमने ऊपर क्या डिस्कस किया कि अगर हम इनको रिएक्ट कराते हैं तो अपने पास MgX को हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है। MgX की जगह क्या लगेगा? इस पूरे की जगह एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई? जब मैंने एल्कोहल्स को रिएक्ट कराया, एल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया, तो यहां से हाइड्रोजन MgI को रिप्लेस कर देगा, और MgI जो है वो C2H5O के साथ अटैच होकर रह जाएगा। तो हमारे पास सीधा सीधा मीथेन की फॉर्मेशन यहां हो सकती है। क्लियर है? मैंने समझ में आई ये बात? ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का लॉजिक समझ में आ गया। इसके बाद आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन की फॉर्मेशन कैसे करा रहे हैं? डी कार्बोक्सिलेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देते हैं वहां से। अगर CO2 हट जाए कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से तो हमारे पास सीधा सा एल्केन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। When sodium salts of carboxylic acids are heated with soda lime, a mixture of NaOH and calcium oxide, CO2 is eliminated and alkanes having one carbon atom less than the parent carbon compound is obtained. The soda lime act as decarboxylating agent. क्या हुआ? ये देखो, ये हमारे पास सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलेट आयन का, है ना? तो इसके अंदर हमारे पास NaOH के साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी, मीथेन की फॉर्मेशन, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया। किसी को दिक्कत? नोट डाउन करो बच्चे इसे।